हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नर्सिंग मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इस मॉडल पेपर के जरिए आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपने 21 प्रश्न में से 15 का उत्तर दे दिया, आज हम 21 प्रश्न लेकर आए हैं। अगर 21 प्रश्न में से 15 का उत्तर दे दिया तो समझो आप परीक्षा पास कर चुके। मतलब कि आपकी तैयारी कितनी है यहाँ पे हम ये देखेंगे। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है एएनएम का हो या जीएनएम या सीएचओ या बीएससी नर्सिंग, किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होगा। तो आप देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन नहीं कर सकते। और हम एक क्वेश्चन को डिटेल करते हुए चलेंगे जिससे आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको आपके हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे मिक्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा में आपके मिक्स क्वेश्चन ही आने वाले हैं। जैसे कि आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, फंडामेंटल नर्सिंग से रिलेटेड और कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और उसके साथ ही जीके और करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने आयरन और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। जो गर्भवती महिला है उसे डेली कितना आयरन और फॉलिक एसिड लेना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg। तो इसका आप आंसर कमेंट में तुरंत बताइए। मैं इसका आंसर बता रही हूँ। डेली एक गर्भवती महिला को 100 mg आयरन एंड फोलिक एसिड की गोली लेनी चाहिए। आयरन और फोलिक एसिड जो होता है वो मिक्स होकर आता है, जो कि 100 mg की होती है। एक गोली पर डे उन्हें लेनी होती है क्योंकि एक गर्भवती महिला की उतनी ही आवश्यकता होती है। अगर गर्भवती महिला एनीमिक है तो उसे 100 mg की 2 गोली सुबह शाम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। हार्ट जो हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 2 सेकेंड। इसका आंसर आप कमेंट में तुरंत बताइए। तो इसका आंसर सही होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.8 सेकेंड। जो हार्ट है उसे एक बार धड़कने, यानी कि उसे हार्ट को एक बार पंप होने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी है रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके साथ ही मैं एक और बता देती हूँ, WHO। अगर एग्जाम में WHO पूछ लिया तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। उसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। याद रखिए। और WHO का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। और ये स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इसके साथ एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो इसका भी आंसर आप जानिए इसी के साथ ही, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। कब, 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इससे आपका कई क्वेश्चन तैयार हो गया। यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, WHO का पूरा नाम हो गया, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। क्यों 7 अप्रैल, क्योंकि WHO की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल को ही, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके साथ ही हम एक बात और जान लेते हैं कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है। यूनिसेफ का पूरा नाम जान लेते हैं। तो यूनिसेफ का पूरा हो जाएगा, यू से हो जाएगा यूनाइटेड, एन से हो जाएगा नेशन,
आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, सी से हो जाएगा चाइल्ड, और ई से हो जाएगा इमरजेंसी, और एफ से हो जाएगा फंड। यूनिसेफ का पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इससे आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B6 का रासायनिक नाम। विटामिन B6 का रासायनिक नाम यानी कि विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, फॉलिक एसिड, बायोटीन, पैराडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पैराडॉक्सिन। अब हम इसके साथ ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी? कौन बताया था कि विटामिन भी होता है और इसकी कमी से रोग होते हैं? क्या है विटामिन? तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम फुंक ने की थी। किसने? फुंक ने। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पैराडॉक्सिन। और विटामिन की खोज किसने थी? फुंक ने। इसके साथ ही आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है विटामिन से रिलेटेड, किसी भी विटामिन का नाम पूछ सकता है। तो आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम जरूर से याद होने चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं, विटामिन B1 का नाम हो गया थायमीन, विटामिन B2 का नाम हो गया राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाम हो गया नियासिनाइड निकोटिनिक एसिड, विटामिन B5 का नाम हो गया पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का नाम हो गया पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 का नाम हो गया बायोटीन, विटामिन B9 का नाम हो गया फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का हो गया साइनोकोबैलामीन। तो आपको सभी विटामिन के नाम याद रखने चाहिए। और वैसे विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनाल, और विटामिन सी का नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी के सभी आपको नाम पता ही चल गए हैं। और विटामिन डी का नाम हो गया कैल्सीफेराल, और विटामिन ई का नाम हो गया टोकोफेराल, इस तरीके से। और विटामिन के का नाम हो गया नेफ्थोक्विनान। तो आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और किसी भी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो पूछ सकता है। जैसे कि विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से इरिकेट्स होता है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको विटामिन से रिलेटेड याद होने चाहिए, और अच्छी तरीके से इसको याद कीजिए। कोई भी क्वेश्चन विटामिन से पूछता है तो आप तुरंत सही टिक करके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? राष्ट्रीय क्षय यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया, किस सन में आया? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, 1961, 1962, 1963, 1964। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1962 में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1962। ऐसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे क्षय रोग हो, चाहे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हो, कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम हो, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हो, आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम हो, परिवार कल्याण कार्यक्रम हो, दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम होता है, पोषाहार कार्यक्रम, कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम पूछे आपकी जबान पे एकदम रटा होना चाहिए, आप सही टिक करके ही आइए। इसके साथ ही मैं कुछ और नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में बता देती हूँ कि कब आया। तो जैसे मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया था? 1953 में। और उसका उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? 1958 में। और कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में, और परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 में, दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में, पोषाहार कार्यक्रम 1963 में, कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 में, आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में। ऐसे ही कई कार्यक्रम आए हैं जो कि याद होना चाहिए, और कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। इससे क्वेश्चन तो पूछता है कि कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ही ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्भवती महिला की LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 10 मई 2020 है, तो उसकी ADD क्या होगी? ADD यानी कि एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है कि LMP का ADD कैसे निकाला जाता है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। जो LMP का ADD निकालते हैं उसमें हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाता है LMP में 9 मंथ प्लस 7 डेज। क्या हो जाएगा? 9 मंथ प्लस 7 डेज। LMP में जोड़ते हैं 9 महीने प्लस 7 डेज, तो उसकी ADD निकल कर आ जाती है। इसे निगल्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निगल्स फार्मूला। इस फार्मूले को निगल्स ने दिया था, इसलिए इसे निगल्स फार्मूला भी कहा जाता है।
LMP में 9 महीने प्लस 7 डेज करने पे EDD निकल कर चलाती है। तो जैसे 10 मई 2020 है, इसमें अगर हम 9 महीने और 7 दिन जोड़ें तो क्या EDD आएगी? तो ऑप्शन है 17 फरवरी 2021, 16 मार्च 2021, 17 जनवरी 2021, 16 अप्रैल 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 फरवरी 2021, क्योंकि 10 मई है। अब मई से 9 महीने जाएंगे तो मई वाला महीना छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो 10 मई से 10 फरवरी गए तो आ गया 9 महीने। अब उसमें 7 दिन और जोड़ना है, 10 में 7 जोड़ देंगे 17 हो गया। तो 17 फरवरी 2021 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। शल्य चिकित्सा के जनक, शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के जनक यानी कि पिता, यानी कि शल्य चिकित्सा की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ऑप्शन देख लेते हैं, चरक, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य और सुश्रुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। ऑप्शन नंबर डी, सुश्रुत। शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के खोज सर्वप्रथम किसने की? तो वो हो जाएंगे सुश्रुत। इससे क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। तो आपको इसके साथ ही और कुछ जानना चाहिए कि जैसे कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक हो जाएंगे चरक। आयुर्वेद के जनक कौन हो जाएंगे? चरक। और इसके साथ ही मेडिसिन यानी कि दवा की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? तो हो जाएंगे हिप्पोक्रेट्स। कौन? हिप्पोक्रेट्स हो जाएंगे मेडिसिन के जनक। और सर्जरी के जनक हो जाएंगे सुश्रुत। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि रक्त समूह जो होता है कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, इसकी खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम रक्त समूह की खोज की थी। और इसके साथ मैं एक और बता देती हूँ कि होम्योपैथ की खोज किसने की थी? तो होम्योपैथ की खोज सैमुअल हैनमेन ने की थी। किसने की थी? सैमुअल हैनमेन ने की थी। वो होम्योपैथी की खोज उन्होंने की। और इसके साथ मैं एक और बता देती हूँ, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इससे आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। नहीं है तो उसको नोट्स बनाइए और उसको एकदम रट डालिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो उसे सही टिक करके आप तुरंत आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, लीवर। ऑप्शन बी है त्वचा यानी कि स्किन। ऑप्शन सी है फेफड़ा यानी कि लंग्स। ऑप्शन डी है पैर। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा यानी कि स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछता है तो हो जाता है लीवर। अगर शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछता है तो हो जाएगा त्वचा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड तो हो जाएगा लीवर। याद रखिएगा। और लीवर से क्या होता है? पित्त रस बनता है। लीवर में पित्त रस बनता है। और कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। लीवर से पित्त रस बनता है और इकट्ठा होता है पित्ताशय में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको जरूर नोट्स बनाइए, ताकि आप बाद में इसे पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का पता किस हार्मोन द्वारा पता चलता है? तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिससे पता चलता है कि स्त्री गर्भवती है? तो कौन सा हार्मोन से पता चलता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन।
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा ही गर्भावस्था का पता चलता है कि स्त्री गर्भवती है। यह जो हार्मोन होता है वो मूत्र के द्वारा, स्त्री के मूत्र के द्वारा बाहर आता है, जिससे कि किट से, प्रेगनेंसी किट पे चेक करने पर HCG के कारण ही पता चल पाता है कि स्त्री जो है वो गर्भवती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था का पता किस हार्मोन द्वारा पता चलता है, तो वो हो जाएगा HCG हार्मोन। और HCG का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाव के लिए कौन सी दवा दी जाती है? इससे बचाव के लिए कौन सी ग्रुप की दवा दी जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी कन्वल्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक। जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उससे बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। तो एंटीपायरेटिक किस में दी जाती है? एंटीपायरेटिक दी जाती है बुखार के लिए। बुखार जब होता है तो एंटीपायरेटिक दवा दी जाती है। और एंटीबायोटिक दी जाती है संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाव के लिए। एनाल्जेसिक जो होती है वो दर्द से बचाव के लिए, जब शरीर में दर्द होता है तो एनाल्जेसिक दवा दी जाती है। एंटी कन्वल्जन जो दवा होती है ये दी जाती है झटके में। अगर किसी को बार बार झटके आते हैं तो उसमें एंटी कन्वल्जन दवा दी जाती है। और एक क्वेश्चन और है, एंटी कन्वल्जन की सबसे मुख्य दवा, एंटी कन्वल्जन की सबसे मुख्य दवा जो होती है वो होती है MgSO4। कौन सी दवा होती है? MgSO4। सबसे उपयुक्त दवा कौन सा है? मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 जो दवा होती है वो कन्वल्जन में दी जाती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एंटी कन्वल्जन की मुख्य दवा, प्रमुख दवा कौन सी है, तो वो हो जाएगी MgSO4। और ये कन्वल्जन कब आते हैं? तो ये कन्वल्जन आता है एक्लेम्पसिया में। एक्लेम्पसिया जब स्त्री का BP बहुत अधिक बढ़ जाता है तो एक्लेम्पसिया होता है, तो उसमें MgSO4 की दवा दी जाती है। यानी कि उससे झटके आते हैं तो कौन सी दवा दी जाती है? MgSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंट की अवधि। इन्फेंट की अवधि कितने दिन की होती है, कितने वर्ष की होती है? जान लेते हैं कि कौन सी इसमें, इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 0 से 28 दिन। ऑप्शन बी है 28 दिन से 1 वर्ष। ऑप्शन सी है 1 से 3 वर्ष। ऑप्शन डी है 3 से 6 वर्ष। तो इन्फेंट जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्फेंट की अवधि ऑप्शन नंबर बी, 28 दिन से 1 वर्ष इन्फेंट की अवधि होती है। तो 0 से 28 दिन के बच्चे को क्या कहेंगे? तो 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है उसे न्यू बॉर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न कहा जाता है। जो 0 से 28 दिन का बच्चा होता है इसे न्यू बॉर्न कहते हैं, यानी कि नवजात। तो नवजात यानी कि न्यू बॉर्न एक ही है, तो इसे 0 से 28 दिन के जो बच्चा होता है उसे न्यू बॉर्न कहा जाता है। और 28 दिन से 1 वर्ष का बच्चा वो हो जाएगा इन्फेंट यानी कि शिशु हो जाएगा। और 1 से 3 वर्ष का बच्चा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टॉडलर हो जाएगा। और 3 से 6 वर्ष का बच्चा क्या हो जाएगा? प्री स्कूलर यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष का बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आ जाता है। और 6 से 12 वर्ष का बच्चा क्या हो जाता है? ये उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है। 6 से 12 वर्ष का बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में यानी कि बाल्यावस्था में आ जाता है। और 12 से 18 वर्ष का बच्चा कहाँ आता है? 12 से 18 वर्ष का बच्चा आ जाता है किशोरावस्था में। और 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे क्या हो जाएंगे? 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति क्या हो जाएंगे? वो 18 से ऊपर वाले वयस्क की श्रेणी में आने लगते हैं। आपको अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्फेंट किसे कहते हैं, न्यूबॉर्न किसे कहते हैं, टॉडलर किसे कहते हैं, प्री स्कूलर किसे कहते हैं, स्कूलर किसे कहते हैं, या तो एडोलसेंट किसे कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत उसे सही टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है, जो कि जीके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। वैसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है।
तो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि काजीरंगा, अक्सर एग्जाम में काजीरंगा भी पूछता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा कहाँ पर हो जाएगा, असम में। काजीरंगा असम में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। असम, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है, और वैसे ही और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है अक्सर बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है, तो बिहू जो हो जाएगा वो हो जाएगा असम का बिहू हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन कई आ सकते हैं, तो आप इसमें भी अपनी तैयारी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1942, 1944, 1940, 1945। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सन में स्टार्ट हुआ, 1942 में। और देश कब आज़ाद हुआ, जो हमारा भारत देश है वो कब आज़ाद हुआ, तो वो हो जाएगा 1947। हमारा देश जो आज़ाद हुआ 1947 में आज़ाद हुआ। और हमारा संविधान कब लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। कब, 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1942 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ से आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है, तो आप अपनी तैयारी हर जगह से रखिए कि आप सही उत्तर देकर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 के जांच का क्या नाम है। क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि कोविड का सीजन चल रहा है, तो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही तय है। तो कोविड से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोविड से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो कोविड-19 के जांच का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। एलिसा, ऑप्शन बी है मॉन्टेक्स, ऑप्शन सी है RT-PCR, ऑप्शन डी है विडाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RT-PCR। जो कोविड-19 है उसमें टेस्ट होता है, RT-PCR टेस्ट होता है। उसके टेस्ट का नाम है RT-PCR। आप सही टिक लगाइएगा एग्जाम में, RT-PCR। कोविड-19 के टेस्ट का नाम क्या हो जाएगा, RT-PCR। और यहीं पे जान लेते हैं एलिसा। जो एलिसा होता है ये टेस्ट होता है एड्स में। एलिसा का जांच किस में किया जाता है, एड्स में। एड्स में एलिसा का जांच किया जाता है। और मॉन्टेक्स कब किया जाता है, TB में। और विडाल कब किया जाता है, विडाल किया जाता है टाइफाइड में। टाइफाइड के टेस्ट का नाम क्या हो जाएगा, होता है विडाल टेस्ट। और कोविड का RT-PCR, मॉन्टेक्स का TB और एलिसा का एड्स। तो इससे याद रखिएगा, आप टेस्ट का नाम भी याद रखिए साथ में, कि कोई भी टेस्ट पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस की खोज किसने की। तो वायरस की खोज किसने की, ऑप्शन देख लेते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, इवानोवस्की, रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इवानोवस्की। अब आगे जान लेते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु की खोज की थी। और किसके जीवाणु की खोज की थी, सर्वप्रथम TB के जीवाणु की खोज की थी। और TB दिवस कब मनाया जाता है, TB दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को विश्व TB दिवस भी मनाया जाता है। तो इसे याद रखिए कि इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की, रॉबर्ट कोच ने TB। नेक्स्ट क्वेश्चन है MR यानी कि मिजल्स रूबेला के टीके का रूट क्या है। तो मिजल्स रूबेला के टीके का रूट है, ऑप्शन देख लेते हैं। IM यानी कि इंट्रामस्कुलर, SC यानी कि सबक्यूटेनियस, ID यानी कि इंट्राडर्मल, IV यानी कि इंट्रावीनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबक्यूटेनियस। जो MR
का टीका दिया जाता है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है 45 डिग्री के एंकल पर, 45 डिग्री पे दिया जाता है MR का टीका। और IM जो होता है वो 90 डिग्री पे दिया जाता है। ID जो होता है वो 15 डिग्री पर दिया जाता है। याद रखिएगा कि कौन सा टीका कितने डिग्री पर दिया जाता है। और MR का टीका जो होता है वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इसके साथ ही JE का भी टीका सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और आपको टीकाकरण से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हमारे चैनल पे टीकाकरण से रिलेटेड कई वीडियोस पड़े हैं जिससे आपके कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो सकते हैं। आप जाकर उस वीडियो को देखिए और टीकाकरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के कितने स्टेज होते हैं, यानी कि लेबर के कितने स्टेज होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 4। कई बार 3 लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। 3 बहुत लोगों को पता होता है कि 3 होता है, लेकिन 3 गलत है। आप प्रसव के स्टेज में 4 ही लगाइएगा, ये राइट आंसर रहता है। प्रसव के 4 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कितनी खुराकें दी जाती हैं। विटामिन ए की कितनी खुराकें दी जाती हैं। तो विटामिन ए जो होता है वो 9 महीने से लेकर 5 साल तक दिया जाता है। 9 महीने से लेकर 5 साल तक दिया जाता है। तो 9 महीने पर देते हैं विटामिन ए की। 9 महीने से स्टार्ट करते हैं और हर 6-6 महीने के अंतर पे देते हैं। हर 6-6 महीने के अंतर पे देते हैं। जैसे 9 महीने पे, 1.5 साल पे, 2 साल पे, 2.5 साल पे, ऐसे ही 5 साल तक विटामिन ए की खुराक दी जाती है। और विटामिन ए की खुराक जो होती है वो 9 महीने से 12 महीने के बच्चों को 1 ml दी जाती है। कितना दी जाती है? 1 ml। और 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। कितने इंटरनेशनल यूनिट? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। और जो 9 महीने से 12 महीने के बाद अगर उससे आगे जब बढ़ते हैं, 1 साल के आगे जब बढ़ते हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चों को 2 ml दिया जाता है। 2 ml दिया जाता है विटामिन ए की खुराक, और वो हो जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 से 12 महीने के बच्चे को 1 ml दिया जाता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और 1 से 5 साल तक के बच्चे को दिया जाता है 2 ml, यानी कि 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आपसे इंटरनेशनल यूनिट से पूछे या क्वेश्चन ml से पूछे, आप सही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया यानी कि गला घोटू के कारक का क्या नाम है। डिप्थीरिया यानी कि गला घोटू के कारक का क्या नाम है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। ऑप्शन बी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन सी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ऑप्शन डी है बार्डिटेला पर्ट्यूसिस। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जीवाणु का नाम है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी के यानी कि कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम है। और बार्डिटेला पर्ट्यूसिस ये कुकुर खांसी के कारक का नाम है। तो इससे आपको याद हो गया होगा कि कौन सी बीमारी किस कारक के द्वारा फैलती है। आप कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कीजिएगा, उससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो और भी क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। और हमारे चैनल पर ढेर सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NTD यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी कमी से होता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो बच्चों में होता है। तो वो किस कमी से होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आयरन। ऑप्शन बी है फॉलिक एसिड। ऑप्शन सी है कैल्शियम। ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बीमारी बच्चों में होती है। जो बच्चों का न्यूरल यानी कि तंत्रिका तंत्र से जो होता है उसमें बच्चे के पीछे पीठ में उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसे ही न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। अगर उस ट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है। और ये किसकी कमी से हो जाता है? फॉलिक एसिड की कमी से। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। इसी कारण से फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है ताकि उसके बच्चे को NTD की बीमारी ना हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। इसलिए फॉलिक एसिड उसमें आयरन के साथ मिक्स होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम ऐसे वीडियो तुरंत आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके एग्जाम से पहले। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।